क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ये अंतिम प्रहार है क्योंकि आपका कल पेपर है और कल के पेपर में आपको फूड कराना है, 100 में से 100 नंबर लेकर आना है। सारी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने देखा नहीं, इसमें आपकी गलती है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको यानी इतिहास की तैयारी के लिए सबसे बेटर है। तो 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है और इतिहास का पेपर है तो इतिहास में तो पहली बार होगा। ये वीडियो आया है 6 मार्च के पेपर में, 100% पक्का आएगा जो आज की इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है भैया इतिहास में 100 में से 95 प्लस को लाना, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा क्या है? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख केंद्र से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा हो जाएगा, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना टेस्ट भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शुरुआत में ही क्या आपको गड़बड़ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आप ज़्यादा से याद कीजिए और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि शुरुआत में ही एग्जामिनर एक प्रकार से पॉजिटिव पॉइंट आपके कॉपी पर लेकर चलता है कि बच्चे ने अच्छे से राइटिंग में सारे क्वेश्चन का आंसर अटेंड किया होगा, तो अच्छे से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है। तो पहले का सी राइट आंसर हो जाएगा यानी कालीबंगन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से यहाँ पर देखिए जो के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जो के क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बनावली हो जाएगा, हड़प्पा, फिर चन्हूदड़ो या कलीबंगन। तो दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा, बनावली हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हमने क्या है इतिहास में सारी चीज़ों को पढ़ा दिया स्टूडेंट। जाकर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो इतिहास वाला प्लेलिस्ट है यानी हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट, उसमें सभी वीडियोज मिल जाएंगी। सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कराया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ों को। उसके बाद में क्या है अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था और शिल्प उत्पादन था। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना स्टूडेंट, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। और हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था बेसिकली वो क्या था, वो आप इनका कृषि था, यानी कृषि ही वहाँ पर होती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो तीसरे का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए टेस्ट जो दे रहे हैं विद्यार्थी, टेस्ट अपना ज़रूर दीजिएगा, उससे अंदाज़ा लग जाएगा इतिहास में आप कितने % तैयार हैं, कितने % की आपकी तैयारी हुई इतिहास में। मान लीजिए अच्छा नहीं तैयारी हुई है और आपको क्या है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमारा इंपॉर्टेंट जो ट्रिक वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, कम से कम आप पास तो हो जाओगे। जिनको अच्छा मार्क्स लाना है तो इनको भैया सारी चीज़ें हमारे टॉपिक वाला भी वीडियो देखना पड़ेगा, मॉडल पेपर वाला भी वीडियो देखना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः मोहरें, यहाँ पे देखिए मोहरें किसकी बनी होती हैं? तांबा की, पत्थर की, फिर सेल कड़ी या लोहा की। तो चौथे का आपका सी हो जाएगा, सेल कड़ी हो जाएगी। मोहरें यानी सभ्यता में जो बनी होती है मोहरें वो सेल कड़ी की बनी होती है। तो 4 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली किस प्रकार की थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, अर्ध शहरी थी या कस्बा था? तो पांचवे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण, यानी हड़प्पा सभ्यता में जीवन शैली थी ये ग्रामीण इलाकों की जैसी थी। तो पांचवे का ए विकल्प बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा यहाँ पे देखिए छठी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में प्रारंभ की थी? धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र, फिर यहाँ पे देखिए ताम्रध्वज शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है आप लोगों को पता भी होगा। 6 नंबर का राइट आंसर आपका धर्मशास्त्र हो जाएगा। ब्राह्मणों ने क्या है ग्रंथ की जो संस्कृत में रचना की थी वो धर्मशास्त्र है। तो 6 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, देखिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में किस वंश का उल्लेख किया गया है? जो कि मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका की पुस्तक लिखी गई है किस वंश का उल्लेख किया गया ये बताना है। तो इनमें से मौर्य वंश पर बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सेन, यहाँ पे देखिए गुतुवन में किस वंश के शासकों की वन यात्रा का विवरण दिया गया है। चोल हो जाएंगे, चालुक्य या चेर या पांडव। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा पांडव। पर टिक लगा दीजिएगा जब आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो विद्यार्थी अपना टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट ईमानदारी से दीजिएगा। सारे क्वेश्चन को आपने जितना तैयार किया होगा, आप क्या है हमें बताइएगा मत, कमेंट में भी आप मत बताइएगा आपको आता है, बस आप अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की परियाग परिस्थिति, यहाँ पे देखिए परिस्थिति ब्रैकेट में देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी। हरिसेन ने की थी, नागसेन, बाणभट्ट या कालिदास ने। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हरिसेन हो जाएगा। यानी 9 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आराम से आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आराम से रोक लीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, परियाग परिस्थिति की रचना किसने की? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, भारवी ने या कालिदास ने। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर वो हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना 9 नंबर, सेम इसी के वेस्ट इसी पर, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक किस ग्रंथ की 2 विषय वस्तु थी? गीता की थी, रामायण की थी, महाभारत की या उपनिषद की? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाभारत हो जाएगा। ये जो क्या है उपदेशात्मक, यानी उपदेशात्मक जो कि कृष्ण के द्वारा दिया गया है अर्जुन को, वो जो एक प्रकार से ज्ञान दिया गया था, वो महाभारत से ही एक प्रकार से विषय वस्तु है महाभारत की। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवार में एक बड़ी समूह का भाग होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? संबंधी, मित्र, संरक्षक या ये सभी? तो 12 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, संबंधी कह जाएगा। क्या है यानी अपने परिवार के अपने एक प्रकार से अपने परिवार के परिवार आ जाते हैं और सारे में साथ में रहने लगते हैं तो वो संबंधी कहलाते हैं। तो इनमें से क्या है ये सभी होना चाहिए। तो 12 का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर या ए हो जाएगा। बुक के हिसाब तो ए दिया हुआ है, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको पता है तो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में या अर्थातवेद में या अल्लाग में, ऋग्वेद में या गीता में? ऋग्वेद बिल्कुल टिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 13 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, मंदसौर। यहाँ पर देखिए आराम से पढ़िएगा। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त एक अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? शिल्पकारों का, फिर काष्ठकारों का, बुनकरों का या दासों का? तो इनमें से आपका सी हो जाएगा। बुनकरों पर टिक लगाइएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार आपको बताया, पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो रामायण के जो रचयिता हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, वो वाल्मीकि जी हो जाएंगे। वेद व्यास शायद महाभारत के रचयिता हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं? वाल्मीकि जी तो रामायण के हैं, प्रभु श्री राम की जो रामायण है ना वेस्ट सारी उन्हीं की है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम, फिर स्तुति किस ग्रंथ में की गई है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में या टीका में? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि उपनिषद जो किया गया है बेसिकली, ये आपका किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ग्रंथ की जो एक प्रकार से स्तुति पेश की गई है ये ऋग्वेद में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का पूछा गया यहाँ पर, गौतम बुद्ध मत समझिएगा, बताइए। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, 540 ईसा पूर्व बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने, आराम से क्या क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मतलब रोक कर वीडियो को भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त, यहाँ पर देखिए निवारण प्राप्त कर लिया हो, इन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म जो आपका जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट होंगे स्टूडेंट, इनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर उन्हीं का है और इसी के ऊपर है। तो उन्हें जो बेसिकली कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है थेरी। यहाँ पर देखिए थेरी पर टिक लगाइएगा। 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए,
19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध ग्रंथ जो आपका है पाली में लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ जो है पाली में लिखा गया। तो 19 का आपका वी विकल्प बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्तूपों, यहाँ पर देखिए स्तूपों में ताखों, जो ताखा ग्रामीण इलाकों में भी देखा होगा आपने, जो घरों में क्या है पुराने जो लोग रहते थे वो ताखे बनवाते थे, ग्रामीण इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्तूपों में जो ताखों एवं मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने का कला किस स्तूप में देखने को मिलती है, इसको बताना है। किस में मिलती है? सांची स्तूप में, या दमेक स्तूप में, या भरतूत स्तूप में, या अमरावती स्तूप में। तो अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है स्टूडेंट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए स्टूडेंट, हमने क्या है कॉपी वाला भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है और आप ही के डिमांड पर वो वीडियो हमने बनाया है। आपको अच्छा लगे तो जाकर देख लीजिएगा और उसी तरीके से आप कॉपी लिखेंगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। राइटिंग से लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो अहमियत उस स्टूडेंट की होती है जिसकी राइटिंग अच्छी है। पढ़ने को उसको नहीं आता है, कॉपी लिखने का तरीका उसको मालूम है, राइटिंग से लिखने को आता है, वो काफ़ी अच्छा पाएगा एज कम्पेयर टू जो पढ़ने में धुरंधर है। उनकी राइटिंग नहीं बैठ रही है, वो पढ़ने में धुरंधर है, तो उससे कुछ नहीं मतलब है। 5 नंबर का जहाँ क्वेश्चन होगा उनके लिए 3 ही नंबर दिया जाएगा। लेकिन जिनको क्वेश्चन का यानी कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने बना कर भी लिख दिया है, तो 5 मार्क्स से 5 नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने राइटिंग से लिखा है। राइटिंग की अहमियत ज़्यादा होती है। तो 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जैसे गौतम बुद्ध अलग थे, उनकी माँ भी किसी वंश से संबंधित थी, तो उनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाक्य वंश हो जाएगा। 21 का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक थे कौन थे? बर्नियर था, इब्न बतूता, अल बरूनी, या अमीर खुसरो। तो किताब उल हिंद के लेखक जो थे वो हो जाएंगे, राइट आंसर आपके हो जाएंगे अल बरूनी। अल बरूनी हो जाएंगे सही आंसर। 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अरबी भाषा में रचित यात्रा वृतांत, अरबी भाषा में किसमें रचित है स्टूडेंट? अरबी भाषा में रचित यात्रा वृतांत रिहला किस यात्री का, यानी रिहला जो है ये किस यात्री का यात्रा वृतांत है? ऑप्शन आराम से देख लीजिए, फिर ऑप्शन के हिसाब से हमें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो 23 नंबर दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, और जो टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से आप लोग दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्या है पुरानी चीज़ें ही जुड़ी रहती हैं जो पास्ट में हो चुका है, यानी प्रेजेंट की यहाँ पर क्या है ज़्यादा टेंशन नहीं लिया जाता है। इतिहास में जो हो चुका है, जो इतिहास में व्यतीत हो चुका है उसके बारे में ही पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर, किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल शासक के पास चीन भेज दिया था? किस वर्ष में भेजा था? 1335 ईस्वी, 42 से 1305 या 1365 में। तो इनमें से राइट आंसर आपका 1342 पर टिक लगा दीजिएगा, किसी भी 1342 पर लगा दीजिएगा स्टूडेंट। और इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है या आपको सही नहीं लग रहा है ऑप्शंस, तो एक बार क्या है आप लोग अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, फिर आप लोग हमारे पास में कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको बताएंगे कि क्या सही है या गलत है। क्योंकि क्या है हम कभी भी गलत नहीं करते हैं, बुक में जो दिया होता है और जो क्वेश्चन बैंक में दिया होता है उसमें से हम सही राइट आंसर देखते हैं, और उसी से भी मैं क्या संतुष्ट नहीं होता हूँ। आपका एक नंबर ना गलत जाए इसके लिए मैं गूगल पर भी देखता हूँ, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी सर्च करता हूँ कि क्या इसका राइट आंसर यही होना चाहिए जो दिया है बुक में या गलत है। काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन बैंक वाला गलत होता है, तो हमें काफ़ी क्या है एक प्रकार से सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में इतिहासकार यानी दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में रहा? कितने वर्षों तक रहा डियर स्टूडेंट? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक। यानी इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष पर टिक लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अलवार व नयनार संत किसके उपासक कहलाते थे? जो अलवार व नयनार हैं ये संत किसके उपासक जो बेसिकली कहलाते थे? तो ये विष्णु व शिव के। यानी 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ साहिब में किस संत के पद को संकलित किया गया है। ग्रंथ जो साहिब है किस संत के पद को संकलित किया गया, इसके बारे में बताना है। मीराबाई, केशवदास, कबीर या रैदास को। तो इनमें से कबीर जी हो जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है चिश्ती। यहाँ पर देखिए चिश्ती जो है सूफियों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु क्या कहलाता था। चिश्ती सूफियों की जो गतिविधियों का केंद्र बिंदु ये क्या कहलाता था। तो जो बेसिकली स्टूडेंट कहलाता था वो आपका हो जाएगा खानकाह पर टिक लगाइएगा। 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम को मानने वाले, जो इस्लाम को क्या है मानने वाले, यहाँ पर देखिए मानने वाले व्यक्ति को कितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। तो 5 को करना पड़ता था, 5 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 30 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया। हमने इस प्रश्न को लगभग हमने क्या है मैं बता दूं आपको 30 बार यानी 30 बार तो बता ही चुका हूं। पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, कराची में। तो ये तो पाकिस्तान में हो जाएगा। पेशेवर भी शायद पाकिस्तान हो जाएगा। लखनऊ तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दिल्ली हो जाएगा। तो इनमें से आप पर दिल्ली टिक लगा दीजिएगा। 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह स्थित है वो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय जो है द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो ये संगम वंश हो जाएगा राइट आंसर। 31 का वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 नंबर का जो वी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किन्हीं ने की थी। तो हरिहर एवं बुक्का हो जाएंगे राइट आंसर। कब किया था ये भी पूछा जाएगा। तो 1336 में इसकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इन दो व्यक्तियों ने भैया किया था, हरिहर एवं बुक्का। तो 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल यानी तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल का, यहाँ पर देखिए तेलुगु जो भाषा है इसमें स्वर्णिम काल था, परंतु किस एक अन्य भाषा का भी विकास हुआ है, इनमें से बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत का भी विकास हुआ है। तेलुगु भाषा में स्वर्णिम काल था, परंतु अन्य किस भाषा का विकास हुआ है तो वो आपका संस्कृत हो जाएगा। 33 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष विजयनगर से प्राप्त भौतिक अवशेषों के गहन अध्ययन के लिए, जो भौतिक अवशेष हैं इसके गहन अध्ययन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। एक जो परियोजना इसकी शुरुआत की गई थी, कब शुरुआत की गई थी बताना है। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 34 का भी हो जाएगा, वर्ष 1980 को शुरुआत की गई थी। आराम से क्या है क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बारे में हमें बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आइन ए अकबरी की रचना किसने की। आइन ए अकबरी की जो रचना की थी बेसिकली इन्होंने ये किया था, जो अबुल फजल है इन्होंने किया था। 35 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 36 नंबर, गाँवों में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक होती थी। जो निम्न कोटि के यानी निम्न कोटि के जो किसान होती है संख्या क्या है उनकी अधिक होती है। ये किसान किस नियम से क्या है बंधे होते हैं। कौन सा वो नियम है भैया जो बंधे होते हैं, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या भौगोलिक व्यवस्था। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जाति व्यवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में देखिए 37 नंबर, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समकालीन, यहाँ पे देखिए समकालीन भारत में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय जो है भूमि जंगल तक विस्तृत थे। 40%, 50%, 30% या 70%। तो 37 नंबर का ए हो जाएगा, यहाँ पर 40% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 37 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां
ने पंजाब में किस नगर का निर्माण करवाया था? पंजाब, जिसकी राजधानी भैया चंडीगढ़ है। तो सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत जो शाहजहां ने पंजाब की किस नहर का निर्माण करवाया था? तो वो जो नहर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा शाह नहर। 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, पंचायत का प्रधान मुखिया यानी होता था, पंचायत का जो प्रधान है ये मुखिया होता था, इसे क्या कहा जाता था? सरपंच या मुकदमा या मंडल या प्रतिनिधि या प्रमुख? तो 39 का भी यहाँ पर मुकदमा या मंडल कहा था, लेकिन सरपंच भी इसको कहते हैं। तो 39 का ए हो जाएगा या बी हो जाएगा? बुक के हिसाब से देखा जाए तो बुक के हिसाब से बी वाला दिया हुआ है। इसको जहाँ तक हमने पढ़ा सरपंच भी होता है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि हमने आपको बताया काफ़ी गलत दिए होते हैं इसमें ऑप्शंस। उसके बाद में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजाति आंदोलन, कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? जनजाति आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट क्या है, हमने 40 ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा अगला है। अगला क्या आ जाता है? अगला आता है स्टूडेंट महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको मैंने लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा, देखिए महत्वपूर्ण, जो कि 2 नंबर का होता है, 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसलिए क्या अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव जो से ज़्यादा तैयार करा रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आपका जो आए शुरुआत में ही आप गड़बड़ ना कर आएँ, शुरुआत में ही क्या एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए आपकी कॉपी को देखकर और काफ़ी अच्छा मार्क्स दें, क्योंकि शुरुआत में ही एग्जामिनर को खुश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरे कॉपी में क्या एक प्रकार से उसको नकारात्मक विचार आएंगे कि भैया बच्चे ने कॉपी अच्छे नहीं लिखा, मैं नंबर कैसे दूँ, किस तरह से नंबर दूँ ताकि क्या है मैं उसको पास कर सकूँ। तो वहाँ पर क्या डर भी बना रहता है। तो शुरुआत में एग्जामिनर को साफ़ सुथरा, हमने कॉपी वाली वीडियो में बताया है कि क्या क्या भैया आपको करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है कॉपी लिखते समय, और एग्जामिनर आपकी कॉपियों में क्या खूबी देखकर अच्छे मार्क्स देता है उसके बारे में हमने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किससे नेतृत्व में आया, यानी किसके नेतृत्व में आया जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है? यहाँ पर आंसर देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग छठी शताब्दी तमिलनाडु में अलवारो यानी यहाँ पर देखिए विष्णु भक्त और नयनारो जो कि शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। वे एक देखिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या भ्रमण करते थे। भ्रमण करते हुए तमिल में अपने क्या है ईष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का क्या यहाँ पर देखिए निवास स्थल घोषित किया। यहाँ पर देखिए इन्हीं स्थलों के बाद विशाल मंदिरों का क्या निर्माण हुआ और वे क्या है तीर्थ स्थल माने जाने लगे, यानी तीर्थ स्थल क्या है वो जाने लगे। यहाँ पर देखिए जो अलवार और जो नयनार है, नयनार का मतलब है शिव भक्त, अलवार का मतलब है विष्णु भक्त। तो ये दोनों भक्तों ने भैया अलग अलग जगहों पर गए और उसका क्या है वहाँ पर गए और वहाँ पर अपना एक प्रकार से ईष्ट यानी जो मानते थे विष्णु और शिव जी को अपना ईष्ट मानकर वहीं पर रहने लगे, वहीं पर अपना क्या एक प्रकार से उनका निवास स्थल बना दिया और उसी को हम तीर्थ स्थल के नाम से जाने लगे। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ इनके बारे में बता दिया है। इसका आंसर 2 नंबर का होता है, अपने शब्दों में दे दीजिएगा। हालांकि इसमें आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, बच्चे ने थोड़ा बड़े में लिख दिया है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है खालसा की स्थापना, जो खालसा की स्थापना यहाँ पर देखिए स्थापना किसके द्वारा की गई और उनके प्रमुख योगदान का उल्लेख कीजिए। हमें प्रमुख जो उनके योगदान है इसका उल्लेख करना है। तो उत्तर के साथ में बात करेंगे। देखिए सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा अर्थात पूर्णतः शुद्ध अथवा ईश्वर द्वारा चुने गए सिखों के संगठन की स्थापना की। उन्होंने समुदाय का एक महत्वपूर्ण सामाजिक यानी धार्मिक एवं सैन्य संगठन के रूप में बदल दिया। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था खालसा की स्थापना किसने की थी, तो ये बहुविकल्पीय में भी होता हमने आपको बताया है। तो इनमें से गुरु गोबिंद सिंह पर आप टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, गुरु गोबिंद सिंह आपके पूछे जाते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने बता दिया, आपको आंसर देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था स्टूडेंट कि आप क्या है वीडियो को आराम से रोक कर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे। इस्लाम के जो 5 स्तंभ थे, यहाँ पर स्तंभ क्या थे ये बताना है हमें। देखिए इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभ इस प्रकार थे। देखिए सबसे पहला है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला अल्लाह एकमात्र उनका ईश्वर था मुस्लिम का। दूसरा है पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत यानी साहद थे। तीसरा है साहद हैं। तीसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए जो कि मुस्लिम संबंधित है। चौथा है यहाँ पर देखिए खैरात जिसको हम ज़कात यानी बांटनी चाहिए। पांचवा है रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना चाहिए एवं हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये क्या है इस्लाम के 5 स्तंभ हैं जो कि क्या है इस्लाम लोग फॉलो करते हैं उनको। जैसे कि हिंदू में भी काफ़ी सारे हैं, हिंदू में स्थलों जाना और वहाँ पर क्या एक प्रकार से नवरात्रि और जो भी व्रत वगैरह होता है ना भक्ति से रिलेटेड उसको भी करना। सेम उसी प्रकार से इस्लाम का ये 5 उनका स्तंभ है जो कि वो लोग अपनाकर पूर्ण रूप से अपना समर्पण देते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं जो कि इसमें बताया गया है। आराम से क्या है वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, इसको आंसर यानी अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। जो आपका चैप्टर है 7 या 6 नंबर चैप्टर होगा विजयनगर, नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा विजयनगर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि कृष्णदेव राय राजा थे शायद विजयनगर के। तो देखिए कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था इसके बारे में बताना है। तो देखिए कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। क्या है तुलु वंश से था। उनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार क्या यहाँ पर दृढ़करण थी। उसने अपनी माँ नाम पर क्या है विजयनगर के समीप ही क्या है यहाँ पर देखिए नगलपुरम नामक उपनगर की क्या स्थापना की थी। अपनी माँ के नाम पर जो विजयनगर कृष्णदेव राय जी हैं विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी। हमने आपको वीडियोज में बताया है। हरिहर और बुक्का नामक 2 शख्स ने किया था। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन था कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था तो वो तुलु वंश से था। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विजयनगर से आपके काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देखिए विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। जो 2 विशेषताएं हैं डियर स्टूडेंट वो क्या है निम्न प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहला है ये साम्राज्य अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम स्थित था। ये जो साम्राज्य है अनेक जो पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से क्या है स्थित था। दूसरा है इसमें देखिए दूसरा है इसके आसपास ग्रेनाइट की सुंदर पहाड़ियाँ थी जो शहर को क्या है चारों ओर से करधनी के सामान घेरे हुए थे। करधनी के सामान क्या है घेरे हुए थे। तो भौगोलिक स्थिति से ये इसके क्या है 2 प्रकार हैं जो कि बता दिया है। देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आंसर में हमने इसका आंसर पूर्ण रूप से दे दिया है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने फीसदी लोग गांव में रहते थे। 16वीं 17वीं बात की जा रही है, 2011 वाला नहीं। काफ़ी स्टूडेंट 2011 वाला समझ लेते हैं, 2011 में नहीं समझना है आपको। यहाँ पर 16वीं 17वीं सदी की बात हो रही है। तो देखिए 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग क्या है 85 यानी 85% लोग क्या है गांव में रहते थे। छोटे खेतिहर और यहाँ पे देखिए छोटी खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के क्या है दावेदार थे। दोनों ही फसल के जो हिस्से हैं उसमें दावेदार थे, ये बताया गया है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मुगल काल में जमींदार यानी ब्रैकेट में है जमींदार के बाद में देखिए अपनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त करते थे। जो मुगल काल में जमींदार हैं बेटे इनमें जो अपनी शक्ति है ये किस प्रकार प्राप्त करते थे। कोई 2 तरीके हमें बताना है। तो भैया हमें 2 तरीके बता देना है, सीधा हम पॉइंट पर बात करेंगे, फालतू चीज़ें हम नहीं बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहला है जमींदार राज्य की कुछ विशेष सेवाएं क्या करते थे। वह राज्य की ओर से कर इकट्ठा यानी कर जिसको क्या कहते हैं धन भी कहते हैं कर इकट्ठा करते थे जिसके लिए उन्हें वित्तीय सुविधाएं दी जाती थी। वित्तीय सुविधाएं जैसे कि आईएएस को दिया जाता है भैया, आपने सुना होगा ना आईएएस की यानी नौकरी के साथ में आपको काफ़ी सारी जो है फैसिलिटी दी जाती है। क्या होता है
नहीं थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी सारी क्या सुविधाएं दी जाती हैं स्टूडेंट, सुविधाएं जैसे कि भैया एक आपको आलीशान बंगला दिया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिए जाते हैं जो कि एक आईएएस की होती है। सेम उसी प्रकार से सुविधाएं इनको भी वित्तीय सुविधाएं दी जाती थी। दूसरा देखिए यहाँ पर जमींदार किलों में रहते थे। दूसरा जो इसमें क्या है कि दो तरीके हैं। जमींदार क्या है किलों में रहते थे, उनकी अपनी यहाँ पर देखिए सशक्त सैनिक टुकड़ियाँ थी जिनमें पैदल सैनिक यहाँ पर देखिए फिर घुड़सवार और तोपखाना सम्मिलित थे। जो कि मुगल काल में जो जमींदार हैं इनमें उनकी अपनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त करते थे, अपनी शक्ति के बारे में ये बताया गया है और दोनों के बारे में हमने पूर्ण रूप से इसका आंसर दे दिया है। इतना आप लोग लिख देंगे तो बेसिकली क्या है 5 ही प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय का होता है। आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता और एक एक नंबर 5-5 नंबर, एक एक नंबर 2-2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 8 नंबर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अमला से हो जाएगा या अगला से हो जाएगा। देखिए अमला पूछा गया है। अमला से क्या यहाँ पर देखिए, हाँ अमला से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अमला जमींदार का वह अधिकारी होता था, अमला वो जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व क्या एकत्र करने के लिए गांव आता था। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसको नेकपाल कहते हैं ना, ग्रामीण इलाकों में नेकपाल कहते हैं या राजस्व विभाग में कहते हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी होते थे पुराने ज़माने में। अपना जमींदार द्वारा वो अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्रित करने के लिए गाँव आता था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। एक लाइन में था, 2 नंबर कन्फर्म है। 9 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रांसिस बुकानन कौन था। जो फ्रांसिस बुकानन है ये कौन था हमें बताना है। काफ़ी बार इसको हमने हालांकि बता दिया अपने वीडियोज में, लेकिन एक बार और जान लो पेपर देने से पहले, ताकि पेपर में आए तो लिख दीजिएगा आप सीधा डायरेक्ट। देखिए फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जिसने यहाँ पर देखिए जिसने भारत आने पर बंगाल चिकित्सा सेवा में, बंगाल जो चिकित्सा सेवा में 1700 यहाँ पर देखिए 1794 होना चाहिए। 1700 क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर नमो लिखा नहीं अच्छा से। 1700 क्या पर होगा, 1790 होगा, 94। कमेंट में ज़रूर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि देखिए 1794 में रख लेता हूँ। ईस्वी में 1815 ईस्वी तक कार्य किया। बंगाल सरकार ने अनुरोध पर बुकानन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का क्या है विस्तृत सर्वेक्षण किया। क्या है विस्तृत सर्वेक्षण किया, यहाँ पर देखिए विस्तृत सर्वेक्षण किया। यही है फ्रांसिस बुकानन कौन था, इसके बारे में हमने बता दिया है जो क्वेश्चन पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 कारण लिखिए। हमें क्या है यहाँ पर 4 कारण पूछा जा सकता है, 2 कारण। तो यहाँ पर क्या हमने 2 ही कारण लिखा है बोर्ड एग्जाम में, अथवा लगकर क्या है 2 ही कारण पूछे जाएंगे, क्योंकि भैया 4 तो पूछे नहीं जाएंगे। 4 जब पूछा जाएगा जब लघु वाला होगा, जब लघु उत्तरीय होगा ना डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता, मतलब 4 टाइप के, यानी इसमें 4 प्रकार के कारण आपको बताने रहेंगे। लेकिन 2 वाला भी होता है अथवा लगकर, तो हमने इसमें 2 ही बताए हैं। तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 लगा दीजिएगा, निम्नलिखित थे। सबसे पहला देखिए अंग्रेजी ने आर्थिक दृष्टि से व्यापार और हस्त उद्योगों को काफ़ी क्या है चोट पहुँचाई है। किसने, अंग्रेजी ने। किसको, आर्थिक दृष्टि से जो व्यापार है और हस्त उद्योग यानी जो हाथों से बनाने वाला है कुछ भी करने वाला उद्योगों को क्या है चोट पहुँचाई है। दूसरा है कंपनी का शासन कुशासन और भ्रष्टाचार पर आधारित था। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। जैसा कि आपको पता होगा कि भैया अब उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। यूट्यूब का भी जो CEO भारतीय है, यूट्यूब का CEO भारतीय है। उसके बाद में क्या है जो मास्टर कार्ड है उसका भी भारतीय है CEO, यानी काफ़ी CEO जो हमारे इंडियन होने लगे, तो अब उच्च पद पर भी आने लगे हैं। गूगल का जो CEO एक भारतीय है। उसके बाद में जो लंदन हो जाएंगे शायद, या ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो भी भारतीय हैं। तो अब क्या है उच्च पदों पर आने लगे, लेकिन पहले के ज़माने में नहीं आते थे। 1857 की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 हमने क्या है इसके आंदोलन के 2 कारण बता दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेजिडेंट से क्या अभिप्राय है। रेजिडेंट से हमें अभिप्राय बताना है। तो देखिए रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजी के प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत नहीं थे। अंग्रेजी के क्या प्रत्यक्ष प्रशासन में नहीं थे। इसका आंसर हमने दे दिया है।
11 नंबर जो क्वेश्चन था इसका आंसर देख सकते हैं किस तरह से है कि रेजिडेंट से क्या अभिप्राय है, इस तरह से अभिप्राय के बारे में बताया गया है। ये भी हो गया हमारा 11 नंबर कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए अगला, यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भैया मीन्स पर क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है किन पर, मौलवी जी, जो मौलवी अहमद उल्लाह शाह है इस पर हमें लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। इनकी जनता में क्या है, इनकी जनता में गहरी क्या है, यहाँ पर पैठ गहरी क्या है, पेठ है, यहाँ पर देखिए पेठ थी। हिंदी यहाँ पर देखिए इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही श्रद्धा से क्या दृष्टि से देखते थे, श्रद्धा की क्या है एक प्रकार से भाव से देखते थे, श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने चिन्हाट, यहाँ पर देखिए चिन्हाट के प्रसिद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया, जिनसे हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। किनके द्वारा, मौलवी अहमद उल्लाह शाह के द्वारा। तो इन पर संक्षिप्त टिप्पणी है, आराम से आप लोग क्या है वीडियो को रोककर इसके बारे में देख सकते हैं, समझ लीजिएगा तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। बनाकर जब आपको क्वेश्चन लिखने का आता है और राइटिंग आपकी आती है तो आपको कोई भी नहीं हो सकता, यानी फेल भी कोई भी नहीं कर सकता। मैं बता दूं आपको, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, उसको बनाने का तरीका आता है, क्वेश्चन को आंसर लिखने का तरीका मालूम होता है और अच्छी से उसकी राइटिंग बैठ रही है, यानी राइटिंग से वो कॉपी को लिखना उसको आता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी में देखिए 13 नंबर है, और गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा, इसके बारे में बताइए। तो देखिए गांधी जी को चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत की चोरी चोरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वाले की जान चली गई। क्या है, कई पुलिस वाले को इस अग्निकांड में क्या है जान चली गई। इसी के कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़े। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा पैराग्राफ, आप लोगों को जो आंसर का पैराग्राफ है थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। देखिए उस तरह से देखा जाए, मतलब देखा जाए इसका आंसर तो बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े बड़े दिए हुए थे, तो हमें इतना तो देना नहीं है, हमने काट पीट कर इतना बनाया हुआ है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ककोरी कांड कब और कहाँ हुआ। देखिए 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास ककोरी रेलवे स्टेशन जो है ना, अब भी होगा या नहीं होगा बताइएगा। देखिए 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास ककोरी रेलवे स्टेशन के समीप क्रांतिकारियों द्वारा एक रेलगाड़ी को क्या है, रेल मार्ग, यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी को रोक कर, यहाँ पर ये 2 बार हो गया है, रोक कर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना को ही ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर रोका गया, जो फैजाबाद का ककोरी रेलवे स्टेशन है वहाँ से क्या है एक रेलगाड़ी जा रही थी जो कि खजानों से भरी हुई थी और क्रांतिकारियों के द्वारा वो रेलगाड़ी को लूट लिया गया, उसी को हम ककोरी कांड कहते हैं। सिंपल सा है, समझ लीजिएगा कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के रेलवे स्टेशन ककोरी पर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में क्या है समा चुका है। ये कथन किसका है, कथन तो आपने पढ़ लिया, अब इसका आंसर भी पढ़िए ना। देखिए पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनकी राय में ये एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से क्या है भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, फिर यहाँ पर देखिए रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। इनका जो एक प्रकार से कथन है भैया बहुत ही पावरफुल कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 15 नंबर क्वेश्चन था, इसका भी आंसर हमने पूर्ण रूप से दे दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का
काजी यानी कि सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी ब्रिगेड में देखिए न्यायाधीश नियुक्त किया था। न्यायाधीश क्या नियुक्त किया था? तो देखिए दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की, यहाँ पर देखिए इब्न बतूता की विद्वता में सब प्रभावित होकर उसे दिल्ली का क्या काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ये भी बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की कथा वस्तु क्या है, इसके बारे में बताइए। कथा वस्तु के बारे में बताइए, छोटा सा हमें बताना है, उस तरह से बताना होगा तो भैया बहुत दिन लग जाएंगे, इस प्रकार से कुछ घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आप संक्षिप्त में देखिए छोटा सा। देखिए महाभारत की कथा वस्तु एक ही कुटुंब के दो परिवारों की कहानी है जिसमें दोनों मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्षों तक क्या होती रही यहाँ पर। और दो वंश जो एक प्रकार से कौन थे, एक प्रकार से पांडव थे, एक था जो कि आपको बताना होगा जिससे ओर से क्या है लड़ रहा था, जो कि एक कौरव और पांडव के दो परिवारों के मध्य युद्ध हुआ था। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक ये 1000 वर्षों तक युद्ध चला, इसकी कथा वस्तु है। 17 नंबर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन है किसके द्वारा आरंभ किया गया, ये बताना है। तो देखिए कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन बीपी, यहाँ पर देखिए वीपी लाल फिर बीकी थापर जो कि 1961 और 69 द्वारा आरंभ किया गया। वर्तमान में ये पुरा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में है। हनुमानगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं समीप में है, आपके आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गृहपति से क्या अभिप्राय है? गृहपति से अभिप्राय क्या बताना है? तो गृहपति घर का मुखिया होता था, वो घर की महिलाएं, बच्चों, नौकरों और दासों को पर नियंत्रण रखता था। इसी को क्या दासों पर नियंत्रण रखता था, उसी को हम गृहपति कहते हैं। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन था इसको भी हमने बता दिया स्टूडेंट। तो इस वीडियो में जो था हमारे इतिहास का हमारा 19 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि पूरी बुक से लिए गए प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे और आप लोगों ने हमारी बातों को भी सुना होगा तो याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।